नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, जिसको कि हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। इट मीन्स इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी सारी टर्म्स को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति को। तो चलिए राष्ट्रपति शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? केंद्र की कार्यपालिका का। अच्छा चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ केंद्र की कार्यपालिका होती क्या है। देखिए, विधायिका का अर्थ है जो कानून को बनाने वाली संस्था है, और कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू और उसके हिसाब से शासन करने वाली संस्था है। तो राष्ट्रपति भी संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भी तो शासन ही कराते हैं और शासन ही करते हैं। नियम के आधार पर शासन और शासन कराते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इट मीन्स एक टाइम पर भारत के दो राष्ट्रपति नहीं हो सकते, क्योंकि अनुच्छेद 52 में लिख दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। देखिए, आर्टिकल 53 से जनरली क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आपको इसका सीधा सा फंडा आपको ये याद रखना है। संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 53, संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। थल सेना, जल सेना और वायुसेना। आई होप आपको आर्टिकल 53 क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, चुनाव दो तरीके से होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग लेती है, डायरेक्ट जनता भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता जो जिसे चुनती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है, जो कि आम चुनाव होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। जनता के द्वारा जिसे चुना गया वो भाग लेता है। इट मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, जिसमें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार निर्वाचन मंडल बताता हूँ एक बार। देखिए, संसद किससे मिलकर बना है? वैसे तो राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है, लेकिन देखिए संसद के दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह हमारा विधानमंडल होता है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं? नहीं, वो नहीं करते, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, वो केवल 6 राज्य में है। इस तरह अगर वो 6 राज्य ही शामिल होंगे तो और राज्यों के साथ ये तो अन्याय होगा, इसलिए जो वो 6 राज्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। इट मीन्स विधानमंडल में विधानसभा तो भाग लेती है, लेकिन जो उसकी विधान परिषद है वो भाग नहीं लेती। आई होप मैंने क्या कहा आप समझ रहे होंगे कि एक तो हो गया हमारा लोकसभा राज्यसभा, इसके तो सदस्य निर्वाचित सदस्य लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जो हमारा विधानमंडल है उसके निर्वाचित सदस्य में से लोग विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ना बल्कि ना कि विधान परिषद के। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी में विधानसभा पाई जाती है जो कि जनरली भाग नहीं लेती हैं, लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? 70वें संविधान संशोधन 1992 में। कब? 70वें संविधान संशोधन 1992 में। किस किस को? दिल्ली और पुदुचेरी को। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया।
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। चलिए मैं आपको एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए मैं जैसे यहाँ ए कैंडिडेट है, यहाँ बी कैंडिडेट है, यहाँ सी कैंडिडेट, ये 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं और हम वोट देने वाले 3 लोग हैं। देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें होता ऐसा है, देखिए हम 3 लोग हैं, मैं जाता हूँ वोट देने, मैंने ए को पहले नंबर पर रखा, मुझे बी थोड़ा पसंद नहीं है, मुझे सी ज़्यादा पसंद है, तो मैं सी को 2 नंबर रख दूंगा, सबसे लास्ट 3 पर रख दूंगा मैं बी को। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड पर्सन जाता है, वो कहता है नहीं मुझे तो बी बहुत पसंद है, मैं बी को 1 पर रखता हूँ, सी को 2 पे रखता हूँ और ए को 3 पे रखता हूँ। इस तरह ये रखे जाते हैं, प्रेफरेंस रखी जाती है कि मुझे कौन सबसे ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्लियर हो गई होगी कि किस तरह होता है एकल संक्रमण मत पद्धति, कि हम प्रेफरेंस रखते हैं कि मुझे सबसे पहले किसको रखना है या फिर मैं किसको बनाना चाहता हूँ, और वो ना बने तो मैं उसके अलावा किसको बनाना चाहता हूँ सेकंड नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब ये होता है जब ये जो प्रेफरेंस पूरी हो जाती है और जो इसका रेशो बनता है, प्रेफरेंस का जो रेशो बनता है कि किसको कितने परसेंटेज इतने मिले हैं, किसको इतने मिले हैं, जो रेशो बनता है उसके हिसाब से राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये किस तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा बनते हैं। और गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान से मतलब है, देखिए जब चुनाव हो रहे होते हैं, हम 3 लोग वोट दे रहे हैं, हम 3 लोगों को यह अधिकार नहीं है कि हम तीनों एक दूसरे से बात करें कि मैं इसको वोट देने वाला हूँ, तू किसको देगा, या ये इसको देने वाले हैं, तू किसको देगा। तो ये करना अलाउ नहीं है। आपको वोट देना है गुप्त रीति से। इट मीन्स किसी को बताना नहीं है आप किसको वोट दोगे। आई होप आपको आर्टिकल 55 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, जब वो पद ग्रहण करेंगे उससे 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेंगे। आई होप। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ और डिटेल ले लेते हैं। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा। इट मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का टाइम पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, आज के दिन 5 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर, वो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो चुने नहीं गए हैं, तो वो उस सीट पर बैठे रहेंगे और शासन करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, मतलब कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का। आर्टिकल 57, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। देखिए, क्या जो बंदा एक बार राष्ट्रपति बना है क्या वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, लेकिन जो शर्तें हैं वो बस उसको वो उसमें वो फॉलो होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए जरूरी शर्तें और मानदंडों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 में आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन बताया गया। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन आर्टिकल 57। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, अर्हताएं। क्या अर्हताएं? चलिए मैं बताता हूँ, ये बहुत बेसिक है जो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, जब भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एज बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है, याद कर लेना। कितनी वर्ष की? 35 वर्ष की। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा में आने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्योंकि देखिए मैं आपको इसको कुछ इस तरह याद कराता हूँ। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि राज्यसभा तो उपराष्ट्रपति से, मतलब कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति के फेवर में, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। तो फिर बची लोकसभा, तो लोकसभा राष्ट्रपति के फेवर में। लाभ के पद पर ना हो, इट मीन्स लाभ के पद पर ना हो, इट मीन्स कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो या कोई बिजनेस ना कर रहा हो, मतलब कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ना हो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ना हो। आई होप आपको आर्टिकल 58 भी क्लियर हो गया हुआ। आर्टिकल 59, सेवा व शर्तें। कुछ सेवाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती हैं और कुछ उनमें भी कुछ शर्तें हैं, वो आर्टिकल 59 बताई गई हैं। राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो राष्ट्रपति पद धारण करते ही वह पद रिक्त माना जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा।
संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो उसको तुरंत उसका तुरंत पद रिक्त कर दिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में ही तो रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? आधिकारिक आवास। क्या? आधिकारिक आवास। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा पदावधि के दौरान उन्हें कम नहीं किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को जो भत्ते यानी उनकी सैलरी होती है और कुछ विशेष अधिकार भी मिलेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ेगा उन्हें कम नहीं किया जाएगा कि 5 लाख सैलरी है तो उसे कम कर दें 2-3 लाख या फिर ऐसे, जैसे कि आपने देखा हो कई लोगों की सैलरी कम या बढ़ती है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी सैलरी जो है वो रहेगी, चाहे तो बढ़ेगी लेकिन कम नहीं हो सकती। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, जो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। देखिए, मैं आपको एक बार संचित निधि को एक्सप्लेन कर देता हूँ। संचित निधि, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये भारत सरकार का बैंक होता है जिसमें टैक्स या गवर्नमेंट कहीं से भी पैसा जो इकट्ठा करती है वो इसी अकाउंट में आता है और इसी से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। संचित निधि क्या होता है? भारत सरकार का बैंक, जिसमें टैक्स या फिर जहाँ से स्कीम से या फिर ऐसा जहाँ से भी गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है वो इसके अंदर जमा होते हैं। और राष्ट्रपति को वेतन किस निधि से मिलता है? संचित निधि से। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आने की संभावना है, याद कर लीजिए। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी तथा इनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, इट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा शपथ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां प्रेजेंट नहीं है। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ जो कि ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलते हैं। देखिए, ये सबको तो ये पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभियोग क्यों लगाया जाता है। या देखिए, महाभियोग 2 कारण से लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति या तो किसी विदेशी देश, जो विदेश का देश है, उसके प्रभाव में आ जाता है, और दूसरा पॉइंट जो इस बुक में दिया गया है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, मतलब कि संविधान के नियम के अनुसार शासन नहीं करता, वो चीजों का उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। जो लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं वो 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दें, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जो 14 दिन पहले प्रस्ताव दिया जाएगा राष्ट्रपति को, मान ली लोकसभा से प्रस्ताव निकाला जाता है कि हम महाभियोग लगा रहे हैं राष्ट्रपति पर, तो उसमें उस सदन के 1/4 लोगों की साइन होने चाहिए कि हाँ सच में इन्होंने उल्लंघन किया है, और हाँ सच में ये, या फिर ये किसी विदेशी देश के प्रभाव में है, तो 1/4 लोगों के साइन होने चाहिए उस पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो सदन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। कितने? 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। इट मीन्स, देखिए, अगर लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में आएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होगा। देखिए, अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो 2/3 बहुमत से पारित, वो अगर सिद्ध हो गया तो उसमें 2/3 लोगों की वोटिंग यानी बहुमत से वो पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। कब देना होगा? उसी दिन देना होगा जब 2/3 से बहुमत प्राप्त होकर पारित हो जाएगा। आई होप
आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक क्या होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को दोनों को एक साथ बुलाया जाता है किसी चीज पर काम करने के लिए। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। देखिए, जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रस्ताव या तो लोकसभा में आता है या तो राज्यसभा में आता है। विधानसभा उसका विधानमंडल से उसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जब इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, उसमें तो भाग लेते हैं, इलेक्शन में तो भाग लेते हैं, मैंने बताया था। लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है और विधान सभा लेती है और विधान परिषद नहीं लेती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। तथा संसद के मनोनीत सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 लोग निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं, कहाँ पर? राज्यसभा में। वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि राष्ट्रपति ने 3 ही तो उन्हें मनोनीत किया है और वो फिर तो वो राष्ट्रपति के फेवर में रहेंगे। इट मीन्स 12 वोट तो वो 12 वोट तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे, इसलिए नहीं लेते भाग वो। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो महाभियोग होगा उसमें भाग लेते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 62 पद रिक्ति। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। देखिए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है कि राष्ट्रपति का टाइम पूरा हो जाए और नए राष्ट्रपति का चुनाव ना किया हुआ हो, वो पहले ही करा लिया जाता है। कुछ कारण हैं, जैसे कि मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या खुद त्याग पद दे दें, या उन पर महाभियोग लाकर उन्हें हटा दिया जाए, या कोई अन्य कारण हो, तो नई जो राष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब कि इसे आप 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा नहीं ले जा सकते। 6 महीने के अंदर तो कराना ही होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार हम। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और तीनों अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य संभालेगा। देखिए, सिंपल सा फंडा है। राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ नागरिक संभालेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की व उनके अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किस किस की करते हैं? प्रधानमंत्री व उनके अन्य मंत्री। अन्य मंत्री क्या कौन कौन हो गए? रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर, इस तरह से जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल व प्रशासक, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा संवैधानिक व गैर संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस चीज को। राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों की, सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल व प्रशासक, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा संवैधानिक व गैर संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 79 संसद की संरचना। संसद किस किस से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। कहाँ से करते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का विशेष ज्ञान व अनुभव हो। आई होप आपको आर्टिकल 80 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 की। देखिए, सरला संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81, 79, 80, 81। सरला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद
81 लोकसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के सत्र को ऐसा समय व स्थान पर बैठक बुलाने का अधिकार देते हैं जिसे वह उचित समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ सत्र क्या होता है। देखिए, जैसे हमारी ये RAA की येलो बुक का सोल्यूशन चल रहा है, हम आपको इस बुक को करा रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसको 4 जनवरी से स्टार्ट किया था और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इसे जुलाई में ख़त्म करा दूंगा। इट मीन जो ये टाइम पीरियड है जनवरी से लेकर जुलाई के बीच का, इसे ही सत्र कहते हैं। और जब ये जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा तो इसी का सत्र अवसान, मतलब इट मीन सत्र का एंड, इसी को सत्र का एंड बोलते हैं। मैंने आपको इजी वे में समझाया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसे वह उचित समझता है, क्योंकि राष्ट्रपति सत्र कहीं भी बुला सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, जिसे वो उचित समझे। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक तथा दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बुक कराई जनवरी से लेकर जुलाई तक, लेकिन मान लीजिए RAA कोई नई बुक आ जाती है तो मैं आपको उसको, जो दूसरी बुक है उसको, ऐसा नहीं है मैं 6 महीने के बाद कराऊं, मुझे 6 महीने के अंदर कभी ना कभी वो करानी पड़ेंगी। 6 महीने के बाद नहीं करा सकता, मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि मुझे 6 महीने के अंदर ही उसे कराना है, चाहे मैं उसे 6 महीने के अंदर कभी भी स्टार्ट कर दूं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन का सत्रावसान यानी समाप्त करेगा। क्या करेगा? सत्रावसान यानी समाप्त करेगा। कोई सत्र चालू होता है, खत्म भी राष्ट्रपति ही करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। संसद में सत्र किस किस तरह होते हैं? देखिए, पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई में आता है। बजट सत्र फरवरी से मई। मानसून सत्र जुलाई सितंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। बजट फरवरी से मई। ये सत्र हैं जो 3 सत्र चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, जब नई लोकसभा बनती है, नए चुनाव होकर नए मेंबर्स आते हैं, तो राष्ट्रपति वहां पर विशेष अभिभाषण, मतलब कि एक स्पीच देते हैं, उसे ही विशेष अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं आर्टिकल 87 के तहत। आर्टिकल 108 वेरी इंपॉर्टेंट, को एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है, यानी राष्ट्रपति बुलाता है। आहूत मतलब बुलाता है, तथा इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों में लड़ाई होती है। राष्ट्रपति क्या करेगा? मतलब वो बाप को मान लीजिए राष्ट्रपति क्या करेगा? उन दोनों को बुलाएगा। इट मीन्स संयुक्त बैठक बुलाएगा। इसमें इट मीन्स राज्यसभा लोकसभा दोनों को बुलाएगा। और देखिए, जो वो राष्ट्रपति है वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, मतलब जो पापा हैं वो उसका फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि पापा अगर फैसला करेंगे तो वो चाहे तो वो तो करने को तो वो बड़े बेटे की ज़्यादा साइड ले लेंगे, छोटे बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा, इसीलिए चाचा बीच में आएंगे। इट मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चाचा मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तथा इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करेगा। उपसभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपसभापति उपराष्ट्रपति। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? एक तो दहेज निषेध विधेयक जब पारित करना था, जब एक बैंकिंग सेवा बैंकिंग से रिलेटेड हुई थी, और एक आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 के तहत हुई थी, जो आतंकवाद को रोकने के लिए हुई थी। तो 3 हुई हैं और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, डायरेक्ट याद कर लेना। दहेज निषेध, बैंक सेवा और आतंकवाद निवारक 1961, 1978, 2002 के तहत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वीटो पावर को। चलिए, नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? जब कोई नया कानून राज्यसभा या लोकसभा में बनता है, उसको राष्ट्रपति किस तरह पारित करते हैं, यानी लास्ट फाइनल परमिशन किस तरह देते हैं। इन 3 तरह है, 3 तरह से पावर देते हैं। देखो, अत्यंतिक वीटो, यानी या तो प्रॉपर मना कर देंगे कि ये नहीं लागू नहीं हो सकता, या फिर निलंबनकारी वीटो एक बार पुनः विचार हेतु भेजेंगे कि इस पे दोबारा चेक करो इसे और दोबारा सही से देखो इसे, फिर मुझे भेजना। एक तो ये हो गया। एक होता है जेबी वीटो, यानी जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इट मीन्स मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ। पॉकेट वीटो होता क्या है? राष्ट्रपति उस जो अधिनियम है या जो पारित होना है उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। इट मीन्स पॉकेट में रख के भूल जाते हैं। उसे जब वो बाद में देखेंगे, कभी उसे बाद में देखेंगे तो उसे उस पर एक्शन लेने का सोचेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं देते।
इस वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कौन सा विधेयक? 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। आई होप आपको वीटो पावर अच्छे से क्लियर होगी। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना। देखिए मैं आपको एक बार जारी करता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने आपको अभी 3 सत्र पढ़ाए, ग्रीष्म, शीतकालीन और वो मैंने आपको कौन कौन सत्र पढ़ाए एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट, मानसून और शीतकालीन। देखिए जो इनके बीच में गैप है मई से फरवरी, फरवरी से मई, जून नहीं, जून में नहीं हुआ कुछ, फिर जुलाई से स्टार्ट होता है। इसमें जो 1 महीने का गैप है। अब देखिए अब मैं आपको इसमें कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए सत्र की समाप्ति अभी हुई है, अब कोई सत्र नहीं चल रहा, किसी भी सदन में कोई सत्र नहीं चल रहा, और कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि एक नया कानून बनाना है और सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ये अध्यादेश जब जारी होता है जब इमरजेंसी होती है और आपातकालीन स्थिति में कानून बनाना है, मतलब जल्द से जल्द बनाना है, तो इसको ही बोलते हैं अध्यादेश जारी करना। यदि संसद के दोनों सदन या एक सदन में सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें तुरंत कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। इसकी वैधता 6 सप्ताह की होगी तथा अधिकतम 6 माह की होगी। अधिकतम 6 माह की होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अध्यादेश जारी क्या होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अच्छा, किसी को फांसी हो रही है, क्या आप बताएंगे कि फांसी की सजा को कौन रोक सकता है? ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है कि वो किसी की फांसी की सजा तक को रोक सकता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, एग्जाम में काफी बार नहीं पूछा जाता है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 143 देखिए इसको ऐसे याद करते हैं, आई लव यू के टाइप में याद करते हैं। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इट मीन देखिए राष्ट्रपति सलाह कब लेगा? देखिए राष्ट्रपति सलाह जब लेगा, एक तो केस हो गया जो संविधान बनने से पहले का केस होगा या संविधान बनने के बाद का केस होगा। संविधान बनने के पहले का जो केस है उसमें अगर राष्ट्रपति सलाह लेता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हें सलाह देनी ही होगी। लेकिन जो संविधान बनने के बाद का कोई केस है उसमें अगर राष्ट्रपति सलाह लेता है तो जो CJI है उनकी मर्जी है वो सलाह दें या ना दें। और सबसे बड़ी बात, जो सलाह दी है या ना भी दी गई है, इसमें राष्ट्रपति की मर्जी है वो माने या ना माने। आर्टिकल 143 आई लव यू। राष्ट्रपति को अच्छा लगेगा तो आई लव यू बोल देंगे, राष्ट्रपति को बुरा सलाह अच्छी नहीं लगी तो राष्ट्रपति आई हेट यू बोल देंगे। देखिए कितना इजी वे में मैंने आपको याद करा दिया। रिलेट करके पढ़ना काफी आसान रहता है। आई होप आपको 143 क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 112 केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से पेश होगा, यानी बजट। संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से शब्द है। और ये राष्ट्रपति के नाम से पेश होगा। किस नाम से पेश होगा? राष्ट्रपति के नाम से पेश होगा। बजट किस नाम से पेश होता है? राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है। आई होप आपका क्लियर हो, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब जो पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति से रहे कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर थ्योरी पूछ जाती है और राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ आर्टिकल से मैंने जो बताना था सब बता दिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और सब कुछ मैंने बता दिया आपको। चलो जान लेते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रमांक: राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन, थर्ड थे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे थे नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। 15वीं कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू। 15वीं द्रौपदी मुर्मू। 14वें रामनाथ कोविंद। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन।
जो मैंने अभी आपको सारे जो मैंने बताए हैं, पहले दूसरे लास्ट 14, इन सब इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे डेप्थ में नहीं जाता है। नोट, बीवी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा बीडी जत्ती जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह कार्यवाहक राष्ट्रपति से क्या अभिप्राय है कि जब राष्ट्रपति नहीं थे उनके स्थान पर किसी ने कार्य किया, मतलब उपराष्ट्रपति ने अपना काम किया, तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। निम्न राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हो गई। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। किस किस की? जाकिर हुसैन की और फखरुद्दीन अली अहमद की। वे राष्ट्रपति जो किन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा जो मध्य प्रदेश के। ज्ञानी जेल सिंह जो पंजाब के थे। वीडी जत्ती मैसूर के थे। वे राष्ट्रपति जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन कौन? के आर नारायण, वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह जो कि सिख थे, एपीजे अब्दुल कलाम। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। कौन से? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई को पीएम का पद की शपथ दिलाई। किसने दिलाई थी? वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति ने। कार्यवाहक कौन होते हैं? मैंने बता चुका हूं आपको, जो राष्ट्रपति की प्रेजेंस ना होने में उनके स्थान पर उनका काम करते हैं। वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बने। दूसरे चक्र की मतगणना कौन बने? वीवी गिरी। मैंने बताया था आपको, देखिए जब मैंने आपको एकल संक्रमण मत पद्धति बताया था, मान लीजिए वो तीनों लोग में से दो लोग ऐसे आते हैं जिनकी प्रेफरेंस सेम हो जाती है। इट मीन्स वो इलेक्शन टाई हो जाते हैं। तो जो उनके जो नीचे जिसने भी उन्हें प्रेफरेंस दी है, उसके हिसाब से उसे ही बोला जाता है, उसे ही दूसरे चक्र की मतगणना बोलते हैं। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। ठीक है। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति स्वामी वेंकटरमन। कौन थे? स्वामी वेंकटरमन। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कैसे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे वरीयता की मतगणना करनी पड़ी। मैंने बता दिया आपको, वीवी गिरी के ही टाइम पर दूसरे वरीयता की मतगणना करनी पड़ी थी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के से अपनी सलाह पर पुनः विचार करने को कह सकता है। मंत्रिपरिषद की, जब मैं आपको पीएम की काउंसिल और पीएम पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा आपको कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को वहां पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको सभी इतना याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड समाधान की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। मृत्युदंड को कौन रोक सकता है? केवल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समाधान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मतलब प्रधानमंत्री या उसके मंत्री
प्रधानमंत्री के मंत्री उसे उन्हें उन्हें डिटेल देंगे और फिर वो उनसे जानकारी मांग सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। किसने किया था? मोहम्मद हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इट मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कार्य हैं उनका उल्लंघन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है। क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। किसमें होती है? मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल में क्या क्या आते हैं? रेल मंत्री, होम मिनिस्टर हो गए, जैसे कि जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं उसके मंत्री आते हैं मंत्रिपरिषद में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वायसराय हाउस कहा जाता था। किसको? राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था? वायसराय हाउस कहा जाता था। आई होप आपको राष्ट्रपति काफ़ी डिटेल में, या फिर जितना मैं याद करा सकता हूँ, या फिर मैं जितना आपको पढ़ा सकता हूँ, मैंने मतलब जितना समझा सकता हूँ उस तरह समझाया है। सब कुछ इजी वे में समझाया है। फिर भी कोई टर्म्स जो रह गई है कि हाँ सर कि हाँ भैया ये बता दीजिए, ये मतलब हमें समझ नहीं आई है, आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको उसे जरूर क्लियर करूँगा। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट राष्ट्रपति को पढ़ा है, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बाकी हम मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, जो कुछ टर्म्स थी जो मे भी आपको ना समझ आई हो, मैं आपको जो आगे हम क्लास करेंगे उनमें ज़रूर समझाऊंगा। जब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी जब तक के लिए क्लास को आज यहीं रखते हैं। क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए क्लास को यहीं रखते हैं। बाकी जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखें।